स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 2015 का लास्ट ईयर का हम क्वेश्चन पेपर कर रहे थे। जो चीजें हम माइनिंग ज्ञान में पढ़ चुके हैं, अभी आपको सिर्फ एक चीज बचा हुआ है, अंडरग्राउंड मशीन्स। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, क्लास में स्टूडेंट्स अभी आ जाइए। चलिए, सभी सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, रेसिप्रोकेटिंग और जिगजैग मूवमेंट इज नोन एज। रेसिप्रोकेटिंग पंप हमने पढ़ा था कि टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ठीक है, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में जो हमने जानकारी दी थी, जिसमें पिस्टन रहता है। ठीक है, जो आपका एक पिस्टन ऐसा लगा हुआ रहता है, इस पिस्टन के साथ आपका ये शाफ्ट कनेक्टिंग रॉड होता है, और इसके साथ ये शाफ्ट, और ये जैसे जैसे रोटेट करता है तो पिस्टन का आगे पीछे का मूवमेंट कहता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछना चाह रहा है ये। क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहला देखिए, ऐसे तो आंसर दिया हुआ है, क्या है? स्लो फॉरवर्ड एंड क्विक बैकवर्ड स्ट्रोक। ठीक है, तो देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए कि ये वाली जो चीज है, आपका जो क्रैंक लगा, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रैंक। ठीक है, क्रैंक जब पीछे की ओर आएगा, ठीक है, तो बैकवर्ड जो मोशन होता है इस पिस्टन का, यह फास्ट होता है। अब आप खुद ही सोचिए, जब आप किसी को, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे, कि यहाँ पास आपके पास पूरा एक लोड है। ठीक है, मान लीजिए कि 10 ब्रिक्स हैं। ठीक है, 10 ब्रिक का एक ढांचा है, और इसके साथ आप एक रॉड कनेक्ट कर दीजिए। रॉड, रस्सा नहीं, रॉड कनेक्ट कर दीजिए उस लोड से। और जब आप उसे अपने साथ खींचेंगे, जैसे चलेंगे तो पीछे की ओर खींचेंगे, तो यह आसानी से खिंचाएगा जब इसको पीछे की ओर जाएंगे। लेकिन जब आप इसी रॉड से इसको आगे की ओर प्रेस करेंगे, तो यह बड़ी मुश्किल से जाएगा। ठीक है, तो वही चीज इस पिस्टन, जो ये पिस्टन है और ये जो क्रैंक है, यही है कि जब वह पीछे की ओर जाता है तो बड़ी आसानी से उसको बहुत तेजी से खींचता है। लेकिन जब वो वापस से आगे की ओर ढकेलता है, तो उसमें क्या रहता है? लिक्विड बहुत, जो मोशन है बहुत स्लो होता है। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा, जो रेसिप्रोकेटिंग पंप या जिगिंग मूवमेंट है आपका, तो कैसा होगा? स्लो फॉरवर्ड एंड क्विक बैकवर्ड। ठीक है, स्लो फॉरवर्ड। स्लो फॉरवर्ड क्यों बोल रहा हूँ, इतनी बार समझ में आई? ये ब्रिक का, मान लीजिए कोई लोड है, लोड को अगर आप ऐसे खींचेंगे, ठीक है, क्यों? तो जल्दी खिंचाएगा, लेकिन जब उसे आगे की ओर मूवमेंट देंगे तो वह स्लो होता है। तो इसीलिए स्लो फॉरवर्ड एंड किक बैकवर्ड स्ट्रोक, रेसिप्रोकेटिंग का मतलब। ये एग्जांपल से आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा बस उसमें समझने लायक चीज इतनी ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीरीज ऑफ iron container of scraper chain conveyor
ओवर विच फ्लाइट विथ चेन मूव्स इज नोन एज। ठीक है, क्या बोल रहा है कि आपका स्क्रैपर चेन कन्वेयर में क्या होता है कि ये फ्लाइट्स होते हैं। ठीक है, और ये जगह जगह पे ऐसे फ्लाइट्स लगे होते हैं और ये चेन के साथ लिंक होते हैं। ठीक है, ऐसे फ्लाइट्स होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि ये जो फ्लाइट्स हैं, ठीक है, ये चेन है स्क्रैपर चेन कन्वेयर में, तो ये किस कौन से कंटेनर के ऊपर, क्या क्या बोल रहा है, द सीरीज ऑफ आयरन कंटेनर ऑफ स्क्रैपर चेन कन्वेयर ओवर विच फ्लाइट विच चेन मूव्स इज नोन एज, उसे क्या कहा जाता है। तो ये एक्चुअल में ये जो मूव करता है ना, तो ये एक स्ट्रक्चर रहता है जिसे हम बोलते हैं डोंगा या पैन। ये याद रखिएगा, उसे हम क्या कहते हैं, डोंगा या पैन। इसी स्ट्रक्चर पे ये वाला जो आपका फ्लाइट है, ये फ्लाइट रहता है, और ये जो चेन है वह मूव आगे की ओर करता है, और जैसे जैसे मूव करता है तो मटेरियल को भी अपने साथ मूव कराता है। क्लियर है। स्क्रैपर चेन कन्वेयर। अच्छा, स्क्रैपर चेन कन्वेयर कहाँ लगा होता है आपका, तो ये जो लगा रहता है वह लॉन्गवाल में, लॉन्गवाल माइनिंग। ठीक है, स्क्रैपर चेन कन्वेयर उसमें लगा रहता है। चलिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार की कोई सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास वाली चीज है। ये नॉर्मल, अगर कोई माइनिंग में स्टूडेंट है वह भी इस क्वेश्चन को बता सकता है। देखिए, इन विच ऑफ द लोकोमोटिव देयर इज मैक्सिमम पॉसिबिलिटी टू फॉर्मेशन ऑफ सीओ विद द एग्जॉस्ट गैस। इनमें से कौन सा लोकोमोटिव है जब अंडरग्राउंड माइंस में यूज किया जाएगा तो उसमें मैक्सिमम, या फिर ओपन में भी यूज करते हैं तो उसमें मैक्सिमम कार्बन मोनोऑक्साइड निकालेगा, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा करेगा, एग्जॉस्ट करेगा। तो भैया इसमें तो आप लोग बताइए। मजहर अली जी का बिल्कुल। देखिए, बैटरी लोकोमोटिव में से आपका सीओ निकलने की कोई संभावना नहीं है। ट्रॉली वायर लोकोमोटिव ये आपका इलेक्ट्रिकल से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, और आपका कंप्रेस्ड एयर लोको जो है वह कंप्रेसिंग एयर के द्वारा चलता है। तो डीजल लोकोमोटिव, ये नॉर्मल सी बात है कि डीजल के द्वारा ही जो यूज होगा तो उसमें आपका सीओ निकलेगा। मजहर अली जी का आंसर आ गया था, बिल्कुल अच्छी बात है। ये आपका जो आउटपुट है कंटिन्यूअस माइनर का, ठीक है, ये अभी आप पढ़े नहीं है अंडरग्राउंड मशीनरीज को, लेकिन फिर भी मैं अभी जानकारी लेके बता दे रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड आउटपुट फॉर कंटिन्यूअस माइनर यूज इन इंडियन कोल माइंस। इंडियन कोल माइंस में कंटिन्यूअस माइनर के द्वारा कितना एक्सपेक्टेशन किया जाता है पर डे। तो ये याद रखिएगा कि 1500 टन पर डे, 1500 टन पर डे, इतना हम उम्मीद करते हैं किसी भी कंटिन्यूअस माइनर से इंडियन कोल माइंस में जब भी वह उपयोग हो रहा है। इस डाटा को आप याद कर लीजिए। वैसे जब अंडरग्राउंड मशीनरीज में पढ़ाऊंगा, कल से अपन स्टार्ट करेंगे, तो मैं उन चीजों की जानकारी आपको दूंगा। क्लियर है। चलिए, अब ये नेक्स्ट देखिए, सीक्वेंस कंट्रोल इन विच ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज। सीक्वेंस कंट्रोल का यूज इनमें से किस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में किया जाता है। चलिए, ये क्लास का हुआ क्वेश्चन है, बताइए आप सभी को। मजहर अली जी, बनवारी लाल जी, संजय तिवारी जी, सभी से ये सीक्वेंस कंट्रोल इन विच किस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में उपयोग में आता है। रोप हॉलेज, वाइंडिंग, बेल्ट कन्वेयर, एरियल रोपवे, ट्रेन ऑफ ट्रक्स। मजहर अली जी का आंसर आ गया है। बाकी स्टूडेंट्स का आंसर बहुत ही लेट होता है, जबकि ये सारे क्वेश्चंस हैं जो सेकंड्स में पास कर देना चाहिए, टिक मार के आगे निकलना चाहिए, क्योंकि जब आगे जो बड़े न्यूमेरिकल्स हैं या न्यूमेरिकल वाले पोर्शन है तो उसे सॉल्व किया जा सके। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को याद रखिए। इसका जो राइट आंसर है वह क्या है, बेल्ट कन्वोर, बेल्ट कन्वेयर। ठीक है, सीक्वेंस कंट्रोल क्या होता है। सीक्वेंस कंट्रोल ये रहता है कि जब भी आपको बेल्ट कन्वेयर, मान लीजिए आपका एक बेल्ट है ये C1, फिर आपका एक बेल्ट इसी के साथ में अटैच है ये
C2, फिर एक बेल्ट अटैच है आपका C3। ठीक है, तो सीक्वेंस कंट्रोल का ये काम है कि जैसे ही आपका ये वाला बेल्ट रुकता है, C3 वाला, तो इसके साथ ही इसके पहले वाला बेल्ट बंद होगा, इससे पहले वाला बेल्ट बंद होगा और इसके बाद वाला बेल्ट भी सारा बंद हो जाएगा। इसको क्यों लगाया जाता है सीक्वेंस कंट्रोल को? सीक्वेंस कंट्रोल इसलिए भी यूज किया जाता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो मान लीजिए जो मटेरियल आप बंकर के द्वारा, ठीक है, मान लीजिए जो भी मटेरियल आपका बंकर के द्वारा, यहाँ पास बंकर है, बंकर के द्वारा मान लीजिए C1 बेल्ट पे आ रहा है। ठीक है, बंकर के द्वारा जो C1 बेल्ट पे आ रहा है, तो जैसे ही C1 बेल्ट पे आया तो वह C2 बेल्ट पे गया, फिर वह C3 बेल्ट पे गया। ठीक है, और C3 बेल्ट के बाद वह आगे की ओर निकल जाता है। लेकिन मान लीजिए कि आपका बीच वाला ये वाला बेल्ट बंद हो गया, ये वाला बेल्ट बंद हुआ, तो कोयला तो अभी भी आ रहा है बंकर से। ठीक है, और वह आकर के यहाँ पास क्या होगा, ढेरा बना लेगा, पूरा जाम कर देगा। ठीक है, इस कारण से सीक्वेंस से कंट्रोल लगाना बहुत जरूरी है। सीक्वेंस कंट्रोल लगाने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि अगर हम इसे नहीं लगाएंगे तो पूरा का पूरा यहाँ मटेरियल बंकर के द्वारा एक बेल्ट से आकर C2 बेल्ट में पूरा जाम कर देगा। ठीक है, तो इस कारण से हम सीक्वेंस कंट्रोल लगाते हैं कि जैसे ही एक बेल्ट बंद होता है तो सारा का सारा बेल्ट बंद हो जाता है सीरीज से। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। Which of the following pump is preferred for large discharge and low head? लार्ज डिस्चार्ज बहुत ज्यादा करना है लेकिन हेड कैपेसिटी ज्यादा नहीं होती। बताइए भाई, सारे स्टूडेंट्स क्लास में हैं लेकिन आंसर सिर्फ और सिर्फ मजहर जी का ही आ रहा है। देखिए, जब हमको हेड ज्यादा चाहिए रहता है उस समय हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का उपयोग में लाते हैं कि नहीं लाते हैं? ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का उपयोग कब होता है? जब हमें हाई हेड चाहिए रहता है, हाई हेड एंड हाई डिस्चार्ज। ये जो एक्सियल फ्लो पंप है, अगर आपको याद होगा तो एक्सियल फ्लो पंप में हमको क्या मिलता रहा, लो हेड, पर डिस्चार्ज जो था वह लार्ज था। तो राइट आंसर इज एक्सियल फ्लो पंप। मजहर जी का आंसर आ गया है, बिल्कुल मजहर जी। द राइट आंसर इज एक्सियल फ्लो पंप। एक्सियल फ्लो पंप जो है उसकी हेड कैपेसिटी कम होती है एज कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, लेकिन यह क्वांटिटी ज्यादा देता है। चलिए, एचडीएल मशीन के अभी स्पीड के बारे में आप अभी नहीं जान रहे हैं तो इसको रहने दीजिए। द सक्शन हेड ऑफ ए मल्टीपल स्टेज पंप डिपेंड्स ऑन। सक्शन हेड जो है वह मल्टीपल स्टेज पंप का किसके ऊपर डिपेंड करेगा? बताइए। सक्शन हेड आपका मल्टीपल स्टेज पंप का डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर सक्शन हेड डिपेंड करेगा? सक्शन हेड मतलब समझ रहे हैं, एक होता है डिलीवरी हेड डीएच, एक होता है सक्शन हेड। तो मल्टीपल स्टेज पंप के लिए सक्शन हेड जो है किस चीज पर डिपेंड करेगा? डायमीटर ऑफ रेशियो ऑफ इनलेट एंड आउटलेट वैल्यू ऑफ डायमीटर, पावर ऑफ मोटर, कि चौथा नन ऑफ द ऑप्शन? देखिए, एक बात, जब मैं आपको मल्टीपल स्टेज पंप के बारे में पढ़ा रहा था तो नॉर्मल सिंगल स्टेज पंप को ही हम क्या बोलते हैं? सिंगल स्टेज पंप को ही हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप।
ठीक है। जब इसमें अब ये सिंगल स्टेज से मल्टीपल स्टेज कब बन रहा था? जब हम नंबर ऑफ इम्पेलर्स को बढ़ा रहे थे, तब ये क्या बन रहा था? मल्टीपल मल्टीपल स्टेज पंप। याद होगा अगर मेरी पंप की क्लास आप लोगों ने की होगी तो जब इम्पेलर को बढ़ाया जाता है तभी हम मल्टीपल स्टेज पंप बनते हैं। तो आपका सक्शन हेड किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ इम्पेलर्स को बढ़ाएंगे तब। तो डायमीटर ऑफ इम्पेलर पर नहीं डिपेंड करेगा, रेशियो ऑफ इनलेट टू आउटलेट डायमीटर नहीं डिपेंड करेगा, पावर ऑफ मोटर पे नहीं डिपेंड करेगा, मतलब कि फोर्थ नन ऑफ द ऑप्शन, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। अगर इसमें इसकी जगह पर लिख दिया होता कि नंबर ऑफ इम्पेलर्स, ठीक है, तब हम इसको मान लेते कि सक्शन हेड जो डिपेंड करेगा वह किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पावर ऑफ मोटर नहीं। थर्ड में एक और देखिए मजहर जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही हो सकता है। देखिए आंसर मैं भी नहीं जानता हूं, अभी हम आंसर खोलेंगे। अब देखते हैं मजहर जी सही हैं या मैं सही हूं। जो मेरा कॉन्सेप्ट कहता है वो यह कहता है कि मल्टीपल स्टेज पंप सक्शन हेड पावर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। मजहर जी ये बात याद कर लीजिए, पावर से कोई लेना देना नहीं है सक्शन हेड का। सक्शन हेड मतलब क्या होता है? सक्शन कब होगा? देखिए ये आपका मान लीजिए पंप है, ठीक है, ये आपका पंप है, ये आपका हेड है, ये सर्किट। तो जितने ज्यादा इम्पेलर्स का क्या काम था? इम्पेलर्स क्या करता रहा? यहाँ एक्शन बढ़ाता रहा, वैक्यूम क्रिएट करता रहा। जब प्रेशर डिफरेंस, देखिए आपका कोई भी लिक्विड हो या कोई भी एयर हो या कोई भी माध्यम हो, तो एक जगह से दूसरी जगह कब फ्लो होगा? ए पॉइंट से बी पॉइंट पे। जैसे आपका ये ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, कब फ्लो होगा? जब आपका प्रेशर डिफरेंस रहेगा। तो आप जब इम्पेलर जो लगाते हैं, इम्पेलर क्या काम करता है? प्रेस यहाँ पास को पूरा वैक्यूम कर देता है और यहाँ पास आपका प्रेशर रहता है, तो ये दोनों प्रेशर डिफरेंस हुआ, तो आपका पानी ऊपर की ओर चढ़ने लग जाता है। अगर क्लासेस ज्वाइन किए होंगे तो अभी मजहर जी तो ज्वाइन किए थे, ठीक है, तो बाकी स्टूडेंट्स लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जब तक दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा, तो ये बात समझ जाइए कि किसी भी सूरत में आपका कोई भी फ्लो, चाहे एयर का फ्लो हो चाहे आपका वाटर का फ्लो हो, वह नहीं होगा। तो प्रेशर डिफरेंस जरूरी है। तो इम्पेलर्स क्या करते हैं? प्रेशर डिफरेंस बनाता है। तो जब मल्टीपल आपको सक्शन बढ़ाना है, मतलब आपको नंबर ऑफ इम्पेलर्स को बढ़ाना पड़ेगा, ना कि पावर को। तो चलिए अब आंसर देखते हैं क्या है। मेरे हिसाब से फोर्थ होना चाहिए। देखिए मजहर जी देख लीजिए, द राइट आंसर इज फोर्थ नन ऑफ द ऑप्शंस। कोई भी ऑप्शन सही नहीं। पांचवा भी ऑप्शन था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, ऑल ऑफ द ऑप्शंस भी था। मजहर जी हर चीज में कॉन्सेप्ट लगाइए, ऐसे मत देखिए कि ऐसा हो जाएगा। बिना कॉन्सेप्ट के कोई भी सवाल आप करेंगे तो माइनस मार्किंग करेंगे वहां भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पढ़ाया हुआ ही क्वेश्चन है। इफ द ट्रैक गेज ऑफ अंडरग्राउंड हॉलेज इज 0.6 मीटर, ये ट्रैक है जिसका गेज दिया हुआ है, यहां से यहां तक दिया हुआ है 0.6 मीटर का, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 6 मीटर का, मतलब ये जो ट्रैक है, ठीक है, तो ये आपका कर्वेचर के पास है। तो यहाँ आपका टोटल जो यहाँ से ये जो दूरी है सेंटर से, ये 6 मीटर की दी हुई है। वेलोसिटी, इसके ऊपर एक कोई भी माइन कार या टब जा रही है, ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी दी हुई है वह 4 मीटर पर सेकंड की दी हुई है। फाइंड द अमाउंट ऑफ सुपर एलिवेशन इन मीटर्स, मीटर्स में पूछ रहा सुपर एलिवेशन को। देखिए ये भी मीटर में है, वेलोसिटी भी मीटर पर सेकंड में है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 6 मीटर का है। तो किसी भी यूनिट को चेंज करने की जरूरत नहीं है। मजहर जी ऊपर वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं आपका, पहले ये बताइए मुझे। क्लियर हुआ ना? मजहर जी जो मैंने बताया वो समझ में आया कि नहीं? क्योंकि आप पुराने स्टूडेंट हैं तो इसलिए। ठीक, सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? चैट सेक्शन में यस या नो करके बोलिए, क्लियर है। चलिए
शेयर सेक्शन आपका वायर गेज कितना था फॉर्मूला, V² अपॉन RG, ठीक है, जिसमें R था आपका रेडियस, G था ग्रेविटी और V था वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन आपका इसमें क्या एक चीज दिया हुआ है, ट्रैक गेज, ठीक है। ट्रैक गेज को आप डोनेट कर दीजिए B से, ठीक है। तो थोड़ा सा हम यहीं पास कर लें क्या, चलिए तो यहीं पास कर लेते हैं। B की वैल्यू कितनी है, 0.6, V² मतलब कि 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ 6 मीटर, मल्टीप्लाई बाई और 9.8, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। अब इसको निकालिए तो ये आपका हो गया 0.6 मल्टीप्लाई बाई 4 का स्क्वायर होता है 16, 6, 9.8, ठीक है। अब इसको आप गुणा भाग करिए तो टोटल आ जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, AV² बाई GR, बिल्कुल मजर जी। तो आप इसको A से डिनोट करते तो A से कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पास आप टोटल गुणा भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.16, ठीक है। तो 0.16 मीटर का मतलब कि जहां पास आपका ये कर्वेचर बनाया जा रहा है तो ये आपका सीधा हो गया, ये ऐसा मतलब कि ये जो h की वैल्यू है ये कितनी है, 0.16 मीटर, इतनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इन ए वाटरी half logged coil guide ropes are preferred because of all the below mentioned reason except one। देखिए जो वाटरी साफ्ट होता है, जहां पास वाटरी साफ्ट होगा वहां पास हाफ लॉग्ड कॉइल गाइड रोप्स का उपयोग किया जाएगा बाइंडिंग में। तो इसका क्या रीजन होगा, व्हाट आर द प्रिफर्ड रीजन, क्या हो सकता है। तो इसमें सारे रीजन हैं, सिर्फ सारे रीजन सही हैं किसी एक रीजन को छोड़ करके, उसको आपको देखना है। तो सबसे पहले देखिए स्मूथ वियरिंग सरफेस, जो आपका हाफ लॉक्ड कॉइल होता है उसका वियरिंग मतलब कि बाहर का जो सरफेस है वह स्मूथ होता है। तो देखिए चाहे हाफ लॉक्ड कॉइल हो चाहे वह फुल लॉक्ड कॉइल हो, दोनों का ही सरफेस बहुत ही चिकना होता है, बहुत बाहर का, ठीक है, इसीलिए उसे गाइड रोप में अपन उपयोग करते हैं। स्मॉलर वियरिंग सरफेस, ये बात गलत है, इसका जो सरफेस होता है वह स्मॉलर होता है, ये गलत है, दैट इज रॉन्ग, और यही आपका आंसर होना चाहिए। फिर भी हम ऐसा नहीं है, चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे। ऑफन ग्रेटर रेजिस्टेंट टू कोरोजन, ये सही है बिल्कुल, लाउड कॉइल हो चाहे हाफ लॉक्ड कॉइल हो, ये रेजिस्टेंस को मतलब कोरोजन जो आपका जंग लगता है उसको सबसे हाईली रेजिस्ट करता है। क्यों, क्योंकि ये चारों तरफ से फुली लॉक्ड रहता है। जब वह फुली लॉक्ड रहेगा तो उसको किसी भी जगह से, जैसे आपका जो लैंग्स ले या राइट हैंड लैंग्स ले है, ये ऐसे मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, ऐसे, ये ऐसे करके ऐसे मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि ये एक तरफ से आपका कोरोजन के लिए एक साइड उसको मिल जाता है जंग लगाने के लिए, लेकिन जब पूरी तरीके से लॉक्ड हो, जैसे ये इसी को मैं अगर ऐसे लॉक्ड कर दूं, ऐसे लॉक कर दूं, तो क्या होगा, इस लॉक की पोजीशन में ये होगा कि कहीं से उसे कोरोजन लगने की, इसलिए हायर रेजिस्टेंस है, कोरोजन नहीं लगने देता। नॉट इजी फॉर वाटर टू इंटर द इंटर स्टेटिक्स बिटवीन वायर, वायर के बीच में वाटर को नहीं घुसने देता, ये पहले बता दें, क्योंकि ये दोनों साइड से लॉक है तो वाटर वहां पास रुक नहीं सकता। हायर ब्रेकिंग लोड, बिल्कुल इसका ब्रेकिंग लोड ज्यादा होता है। तो अगर आपको ये चीज नहीं भी समझ में आई तो बाकी एक थर्ड ये चारों सही है, तो आपका यही ऑप्शन रॉन्ग है। स्मॉलर वियरिंग सरफेस नहीं होता, इसका जो वियरिंग सरफेस होता है काफी बड़ा होता है। देखिए सेकंड,
इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इमरजेंसी ब्रेक ऑफ डायरेक्ट हॉलेज शुड हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटी। ये आपका रेगुलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। 1952 अगर आप उठाएंगे, 1952 था ना पहले रेगुलेशन, 1952 था कि नहीं, एक्ट था, 1957 का रेगुलेशन होगा, ठीक है। तो 2017 के अकॉर्डिंग जाएंगे तो इमरजेंसी की कंडीशन में जो डायरेक्ट हॉलेज है, ठीक है, अगर उसे लगाया जाए तो वह मैक्सिमम 3 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक टॉर्क। थर्ड इज द राइट आंसर। ये आपका डायरेक्ट, आप याद कर लीजिए कि जब किसी इमरजेंसी कंडीशन पे अगर जैसे हॉलिस्ट ट्रैक पर इमरजेंसी ब्रेक लगाया जाएगा, तो इमरजेंसी ब्रेक की क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो जितना आपका टॉर्क लगता है, स्टैटिक टॉर्क, ठीक है, मैक्सिमम स्टैटिक टॉर्क जितना आपको लगता है उसका 3 टाइम्स इतना ब्रेक का कैपेसिटी होना चाहिए। मतलब कि क्या बोल रहा है कि टॉर्क मतलब आपका फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम टॉर्क बोलते हैं। मतलब कि टाउ मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, इसको बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क मतलब फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब कोई भी चीज कितनी तेजी से घूम रही है। तो जब वो मैक्सिमम टॉर्क, जब वो सबसे तेजी से घूमेगा, ठीक है, तो उसका 3 टाइम्स जितना, मान लीजिए कि ये होगा आपका 4, ठीक है, न्यूटन मीटर, इतना टॉर्क लग रहा है। अब इसका 3 टाइम्स मतलब 4 मतलब 4 4 जा 16, 16 × 4 जितना होगा, ठीक है, 64, इतना टाइम्स ब्रेक का कैपेसिटी इमरजेंसी ब्रेक के दौरान होनी चाहिए। सोचिए, 3 टाइम्स इतना ब्रेक कैपेसिटी होनी चाहिए एज पर रेगुलेशन। इस बात को याद रखिएगा कि हॉल किस डायरेक्ट हॉलेज में, ठीक है, रिपीट कर दे रहा हूं मैं, डायरेक्ट हॉलेज में जब इमरजेंसी ब्रेक की कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि जितना मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है, मैक्सिमम स्टैटिक टॉर्क, उसका 3 टाइम्स इतना आपका होना चाहिए। चलिए, ये है आपका इसके बारे में। अच्छा, बुलकॉज रिले, ठीक है, बुकोज रिले, ठीक है, ये जो बुकोज रिले है, ठीक है, इसके बारे में मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिकल क्लास जो अटेंड किए होंगे उसमें बताया गया है। व्हाट इज बुकोज रिले? किसी को अगर पता हो तो चैट सेक्शन में बताइए, व्हाट इज बुकोज रिले। मैं बता देता हूँ। बुकोज रिले के बारे में, बुकोज रिले, पहली बात तो ये समझ जाइए कि ट्रांसफार्मर में उपयोग होने वाला रिले है। कहां पास? ट्रांसफार्मर में उपयोग होने वाला रिले है। रिले का जनरली काम क्या होता है? रिले का काम ये होता है, किसी भी रिले का, रिले कोई भी रिले हो, चाहे वो ऑयल सर्किट ब्रेकर हो, सॉरी सर्किट बोल रहा हूँ, कोई भी रिले हो, ठीक है, तो रिले का मेन काम ये है कि किसी भी फॉल्ट की कंडीशन पर वह सर्किट को ब्रेक कर देता है। फिर समझ आइए, किसी भी फॉल्ट की कंडीशन में वह सर्किट को ब्रेक कर देता है। यही काम है रिलेज का, और कुछ नहीं। लेकिन इसके बारे में क्यों पूछा, बुकोज रिले के बारे में? बुकोज रिले ट्रांसफार्मर में उपयोग होता है, इज द राइट आंसर, अच्छे से रट लीजिए। लेकिन बुकोज रिले के बारे में क्यों पूछा? बुकोज रिले एक्चुअल में दो प्रकार के रिलेज होते हैं। एक होता है इंटरनल, इंटरनल फॉल्ट, और एक होता है एक्सटर्नल फॉल्ट, ठीक है। एक्सटर्नल फॉल्ट ऐसा है कि मान लीजिए फेस के द्वारा, फेस कोई लाइन जा रही है, उसके साथ मान लीजिए न्यूट्रल टच हो गया, ठीक है, तो करंट पूरा का पूरा ग्राउंड हो गया, या दो फेस आपस में जुड़ गए तो करंट फॉल्ट हो गया। तो फॉल्ट होने की कंडीशन पे ये सब हो गया एक्सटर्नल फॉल्ट, ठीक है। या आपका अर्थिंग है, वह फेस में कन्वर्ट हो गया कहीं से टच होने की वजह से, ये कारण हो सकते हैं। तो ये हो गया आपके एक्सटर्नल फॉल्ट, ठीक है। इसके लिए अलग अलग रिलेज होते हैं। लेकिन जब ट्रांसफार्मर में इंटरनल फॉल्ट होते हैं, ठीक है, तो उससे जो बचाता है, उससे जब वो इंटरनल फॉल्ट होता है तो उस समय सर्किट को
अलग करने का जो काम करता है वह बुकोज रिले है। तो इसका बस एक मेन फंक्शन ये समझ जाइए, अगली बार ये सवाल आ सकता है कि बुकोज रिले इंटरनल फॉल्ट को, ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट को मतलब बता इंटरनल फॉल्ट के लिए यूज किया जाता है बुकोज रिले का। ठीक है, अब ये इंटरनल फॉल्ट क्या हुआ? इंटरनल फॉल्ट मतलब हो गया कि ये मान लीजिए कि आपका ट्रांसफार्मर, ठीक है, अब इस ट्रांसफार्मर में आप जानते होंगे कि वाइंडिंग्स होता है, ये वाइंडिंग्स ऐसे घुमाए उतार होते हैं दोनों तरफ। इसमें एक वाइंडिंग दूसरे वाइंडिंग से एकदम इंसुलेटेड होता है, बिल्कुल भी एक दूसरे के प्रति उसका कोई भी सहयोग नहीं होता, वह पूरे की पूरी तरीके से इंसुलेटेड होता है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन होती है कि ये दोनों इंसुलेटेड ना होकर दोनों के दोनों कहीं से टच हो गए हैं, कट करके, तो आपका बुकोज रिले क्या करेगा? बुकोज रिले आपका सर्किट ब्रेक कर देगा। पहला, इंटरनल फॉल्ट। दूसरा क्या करता है बुकोज रिले? कि मान लीजिए आपका फेस टू फेस कोई फॉल्ट है या फेस टू ग्राउंड कोई फॉल्ट है, ठीक है, फेस मतलब ये दोनों फेस, जैसे आप ट्रांसफार्मर के द्वारा जो आप करंट बह रहा है, तो फेस टू फेस, ठीक है, ये भी फेस है, ये भी फेस है, या फेस टू ग्राउंड मतलब आपका न्यूट्रल जो जा रहा है उसमें कोई फॉल्ट है इंटरनल, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पे भी ये अपना काम करता है। तीसरा क्या करता है कि हर ट्रांसफार्मर में एक ऑयल डाला जाता है, पता होगा सभी को। तो ट्रांसफार्मर ऑयल का एक आपका ये रहता है, क्या बोलते हैं, लेवल होता है कि इतना लेवल तक आपका ट्रांसफार्मर ऑयल रहेगा, ठीक है। तो लेकिन मान लीजिए ट्रांसफार्मर ऑयल किसी वजह से आपका बहुत दिन से चेंज नहीं हुआ, ठीक है, या कहीं लीकेज है, ट्रांसफार्मर ऑयल जहां टंकी है, टंकी में कहीं आपका लीकेज है, तो लीकेज की कंडीशन में क्या होगा कि आपका ट्रांसफार्मर ऑयल का ये जो पॉइंट होना चाहिए यहां पास होना चाहिए, मान लीजिए, ठीक है, एक्स मीटर। अब क्या हुआ, लीकेज की वजह से किसी वजह से ट्रांसफार्मर ऑयल डाउन हो गया, ठीक है, या जल गया, तो जलने की वजह से वही ट्रांसफार्मर ऑयल डाउन होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो बुकोज रिले है वह भी वह वर्क करता है। लेवल डाउन होने की स्थिति में बुकोज रिले फंक्शन को कट कर देता है, ठीक है, BUCHHOLZ, बुकोज रिले, ठीक है। तो ये सारी चीजें कि इंटरनल फॉल्ट को, ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट से डील करता है आपका बुकोज रिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नंबर ऑफ बकेट्स इन बकेट फिल एक्सकेवेटर। मैं बताऊं ये क्वेश्चन तो मेरे मेरे से पार है, इसके बारे में मैं एक्चुअल में नहीं जानता हूँ ये क्वेश्चन को। किसी ने मुझे स्क्रीनशॉट करके भेजा है, द नंबर ऑफ बकेट्स इन बकेट बिल एक्सकेवेटर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मान लीजिए कि बकेट का साइज, मान लीजिए मैंने डायमीटर जो था वहां पास 9.6 डायमीटर का आपका कटिंग है, तो उसमें तो बकेट साइज बढ़ा दिया जाएगा कि क्या होगा, तो एक्चुअल में मुझे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बाद में इसे आपको डिस्कस करके मुजफ्फर सर से एक बार डिस्कस कर लूंगा, तब मैं आपको बता पाऊंगा। द नंबर ऑफ बकेट बकेट विल एक्सकेवेटर, ये मैंने आपको पढ़ाया है BWE, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे से पार जा रहा, इसके बारे में पूछ लूंगा मुजफ्फर सर से। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन को अब आप लोग बताएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हाँ, इसका आंसर आंसर नहीं दिखाना मेरे को आप। चलिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से ये जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है इसके प्रति? पहला क्या है, द एडवांटेजेस ऑफ क्लोरल माउंटेड फ्रंट एंड लोडर, मतलब ये किसकी बात कर रहा है? फ्रंट एंड लोडर मतलब सॉवेल की बात कर रहा है, ठीक है। तो द एडवांटेज ऑफ क्रोलर माउंटेड सॉवेल एज कंपेयर टू व्हील माउंटेड लोडर, ठीक है। आपका व्हील माउंटेड जो मान लीजिए टायर माउंटेड है, और उससे क्रॉलर माउंटेड, मतलब आपका बोला जाए क्रॉलर माउंटेड सॉवेल और व्हील माउंटेड
लोडिंग मशीन में क्या फायदा है इसके कंपैरिजन में? तो पहला क्या है, ट्रैक्टिव एफर्ट प्रोवाइडेड इज मोर, बिल्कुल। ट्रैक्टिव एफर्ट मतलब देखिए, ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड के साथ जो चेन होगा, ठीक है, तो चेन ज्यादा आपको प्रोवाइड कराएगा। जैसे अब आप बकेट से मटेरियल उठा रहे हैं, तो ये आपको जब फोर्स ज्यादा लगाएगा ना, ये क्या होगा, ये वही टायर होगा, टायर माउंटेड वाला क्या होगा कि टायर पीछे की ओर जाएगा, ज्यादा ट्रैक्टिव एफर्ट मतलब यहाँ से आपको प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। इसी को ट्रैक्टिव एफर्ट बोल रहे हैं कि लेवल से आपको ट्रैक्टिव एफर्ट ज्यादा होगा, ज्यादा फोर्स प्रोवाइड करा पाएगा। नहीं तो टायर होगा तो पीछे की ओर जाएगा, ठीक है, लेकिन टायर अगर वही क्रॉलर माउंटेड होगा तो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं जाएगा ज्यादा, ठीक है। तो ये आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेगोशिएट हाई ग्रेडियंस, देखिए मान लीजिए जी ग्रेडियंट ज्यादा है, तो ये तो लिखित बात है कि क्रॉलर माउंटेड ज्यादा ग्रेडियंट पे चल सकता है, ठीक है। आपका जैसे डोजर है, तो डोजर आपका 1 in 3 ग्रेडियंट में भी चलेगा, उससे ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। लेकिन आपका जो टायर माउंटेड जो होता है, वह ज्यादा ग्रेडियंट पे नहीं होगा, ज्यादा ढलान ढलान वाली स्थिति में क्या होगा कि टायर मूव करेगा। दूसरा, ग्राउंड प्रेशर एक्सर्टेड इज लेस, ये भी सही है, ठीक है। चौथा क्या है, मशीन स्टेबिलिटी इज मोर, मशीन की स्टेबिलिटी कहाँ ज्यादा है, क्रॉलर माउंटेड में ज्यादा स्टेबिलिटी, टायर माउंटेड में कम है स्टेबिलिटी। तो ये चार सारे ही ऑप्शन सही है। तो पांचवा नन ऑफ द ऑप्शन होगा, 5 इज द राइट आंसर, कि इनमें से सारे ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको क्या बोल रहा है कि फॉल्स स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो इनमें से सारे ऑप्शन सही हैं, तो नन ऑफ द ऑप्शन, फिफ्थ इज द राइट आंसर होगा। देखिए, बहुत आसान सी बात लिखी हुई है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग खुला रखेंगे तो बहुत ही आसान सी बात लिखी हुई है। सिर्फ आपको क्या बोल रहा है, एक्चुअल में कंपैरिजन क्या चल रहा है कि क्रॉलर जो माउंटेड है और उसमें टायर माउंटेड है, उसमें कंपैरिजन कर रहा है। तो क्रॉलर माउंटेड का ये खासियत सारा का सारा खासियत है, ठीक है। तो टायर माउंटेड आपका गलत हो जाएगा यहाँ पास। टायर माउंटेड मतलब चाहे सारा ही खासियत है, तो इसमें नन ऑफ द ऑप्शन। चलिए, डंपर के देखिए फिर से आपका आ गया। डंपर का ये क्या है, सेफ्टी डिवाइसेस है। डंपर्स आर क्लासिफाइड है, डंपर को किसने क्या किस किस बेसिस में क्लासिफाइड किया गया है? तो रेयर एंड डंपर, रेयर व्यू जो दिखाता है वो वाला डंपर, साइड डंप लोड और बैक डंप ऑन बैक ट्रक, बैक करके जो साइड डंप किया जाता है उसके बारे में बोल रहा है। बॉटम डंप डंपर मतलब बॉटम, नीचे से, ठीक है। कई सारे डंपर ऐसे हैं जो कि नीचे से आपका ये डाला खुलता है और डंप करते हैं, ठीक है। रेयर एंड डंपर एंड साइड डंप लोड ऑन बैक ट्रक, तो आपका ये सारा ही ऑप्शन सही है मेरे अकॉर्डिंग, तो फिफ्थ होना चाहिए डंपर का, ऑल ऑफ द ऑप्शंस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, कोई एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, क्लास में एक सेंट्रीफ्यूगल पंप इज रोटेटिंग एट ए स्पीड ऑफ 1450 आरपीएम, डिस्चार्ज 360 क्यूबिक मीटर पर आवर, हेड 85 मीटर, द ड्राइविंग पावर ऑफ द पंप इज 115 किलोवाट, ठीक है। जो ड्राइविंग पावर है तो 115 किलोवाट है। तो इफ द पंप रोटेट्स 960 आरपीएम, पहले आरपीएम कितना था 1450, अब कितना हो गया 960 आरपीएम, इट्स पावर विल बी। तो देखिए यहाँ पास ऊपर में पंप का रोटेशन दिया हुआ है 1400, देखिए जब 1450 आरपीएम था तो उस कंडीशन में पंप का पावर कितना था 115 किलोवाट। उसके बाद जब 960 आरपीएम हो गया तो इसका पावर कितना होगा यह पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि पावर, पंप की पावर और आरपीएम में क्या रिलेशन है, मतलब क्वांटिटी में क्या रिलेशन है। तो अगर मुझे जो याद है कि एचपी पंप पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी का क्यूब, ये रिलेशन होता है, ठीक है।
हेड के साथ क्या रिलेशन है? हेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी का स्क्वायर। याद है सभी को? h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q क्यूब। ठीक है, ठीक है। और क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n आरपीएम। सॉरी, ये इसको q से दिखा रहा हूँ, n। आरपीएम को हमको दिखाना है n। ये सभी को याद होगा, है कि नहीं है? हेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, और क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ये सभी को, n मतलब आरपीएम, रेट पर मिनट। ठीक है, तो ये आपका क्वांटिटी कितना दिया हुआ है? 360 मीटर क्यूब पर आवर। हेड कितना दिया हुआ है? हेड भी दिया हुआ है। देखिए, हमको ये सब की जरूरत नहीं है। जब आपको ये ऐसा क्वेश्चन है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रिलेशन निकालना है। मतलब P1, जब P1 पावर था तो, और उस समय आपका कैपेसिटी N क्या था? क्यूब। और जब P2 पावर था तो उस समय आपका N2 का क्यूब। तो बस, P1 पावर कितना दिया हुआ है? 115। और P2 पावर को हम x मान लेते जो निकालना है। उस समय आरपीएम कितना है? 1450 आरपीएम। और जब N2 कितना हो गया? 960 आरपीएम। ये टोटल का होल क्यूब हो जाएगा। तो ये दोनों को आप जब कट करेंगे तो 115 बाई एक्स, ये आ जाएगा 1.5 का होल क्यूब। ठीक है, फिर आपका इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। 115 डिवाइडेड बाई 1.5 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स। सही जा रहे कि नहीं जा रहे? ठीक है, तो ये आपका हो गया 115 डिवाइडेड बाई 3.375 बराबर एक्स। 3.3। अब इसको आप निकाल लीजिए। निकालने के बाद मुझे बताइए कितना आंसर आ रहा है। ये क्लास में मेरे हिसाब से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया है। ये क्लास का पंप की जो किसने क्लास किया होगा। तो ये अकॉर्डिंग टू मी 115 बाई 3.375, ये आ जाएगा आपका, कितना आंसर आया था निकाल, 34.07 किलो वाट। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है डेट इज 34 किलो वाट सेकेंड। क्लियर है सभी को? कुछ डाउट है क्लास पे तो बताइए, क्योंकि क्लास बड़ी 33.37। बनवारी लाल जी का 33.37 कैसे आ जाता है यार? मेरा तो 3.375 से डिवाइड करिए तो मेरा तो इतना आ रहा 34.07। बनवारी लाल जी कौन सा कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं आप? ये सिंधी उंधी का वो नहीं ले रहे हैं वो? मेरा तो 3.375 से 34.07 आ रहा है, 074। बनवारी लाल जी का जब भी आता है थोड़ा सा कम ही आता है, जितना आंसर रहेगा उससे कम आता है। वो जैसे वो सिंधी के शॉप में जाएंगे ना, तो बाकी शॉप में टलवाएंगे तो मतलब ज्यादा निकलेगा, मतलब ज्यादा तौल के देगा, लेकिन सिंधी में एकदम अगर 1 केजी है तो पूरा एकदम करेक्ट तौल के देता है। उससे थोड़ा सा कम नहीं, तो वाला हाल है। चले आगे बढ़े, सभी क्लियर है ये? चलिए, द टाइप ऑफ डोजर डज नॉट हैव डिगिंग पावर। इसमें से कौन सा डोजर, इसे थोड़ा हटा लिया जाए यार। ठीक है, तो अगर बनवारी लाल जी का 33 भी आया है तो 34 के आसपास देखिए, सही है सभी है ना? चलिए,
दिस टाइप ऑफ डोजर डज नॉट हैव डिगिंग पावर। डिगिंग मतलब खोदने का पावर नहीं होता। कौन सा ऐसा डोजर है? तो मैंने आपको उस समय नहीं बताया था, एक्चुअल में ये यू शेप जो डोजर होता है उसमें डिगिंग पावर नहीं होता है। बुलडोजर में भी होता है, टिल्ट में भी होता है, पुश डोजर में भी होता है, यू शेप में नहीं होता। अभी डिगिंग पावर क्या है? डिगिंग पावर क्या होता है कि ये देखिए, ये आपका डोजर है। डोजर के साथ इसमें साथ साथ ये देखिए, ये रीपर्स, इसको हम रीपर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? RIPPER, रीपर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें डिगिंग जो यू शेप होता है ना, तो यू शेप जितना भी डोजर होगा उसमें आपका ये पोर्शन हटा लिया जाता है। और ये पोर्शन, इसके लिए कोई अलग से मशीन नहीं आती है। ठीक है, ये जो रिपिंग का काम है, ये जो आपका, जैसे आप क्या नाम है, अपने खेत में कल्टीवेटिंग का काम करते हैं, तो ये इसके लिए कोई अलग से मशीन नहीं आती है। ठीक है, रिपिंग के लिए यह इसी के साथ अटैच रहता है। तो लेकिन डोजर में आप जब जाएंगे तो स्पेसिफिकेशन देंगे कि हमको यू शेप डोजर चाहिए, तो वहां पास आपको रिपर को हटा लेगा, रिपर उसमें नहीं रहता है। तो इसका समझ जाइए कि ये जो रीपर वाला पोर्शन है, तो कई सारे आपके डोजर होते हैं, लेकिन जब आप जाएंगे कि हमको कौन सा डोजर चाहिए, तो आप बोलेंगे यू शेप का, तो ये रीपर हट जाएगा। तो आपको कुछ डोजर, जैसे अगर मान लीजिए 1 करोड़ का है, तो आपको 90 लाख में दे देगा। तो ये पोर्शन अगर आपको नहीं चाहिए यू शेप, और नहीं तो जनरली बाकी जितने भी डोजर इसमें बताए गए हैं, बुलडोजर, टिल्ट डोजर, पुश डोजर, तो सब में रिपर लगा के आता है। तो रिपर का मेन क्या क्या है? डिगिंग पावर उसमें होता है, डिगिंग करने मतलब खोदने का उसमें कैपेसिटी होता है। लेकिन नहीं तो जनरली हम डोजर के बारे में क्या पढ़े हैं? ढकेलने का, डोजिंग करने का काम आता है, जनरली हम यही पढ़े हुए हैं। सही बोल रहे हैं कि नहीं? ठीक है, चलिए। अच्छा, पहले इसके बारे में थोड़ा सा अभी इसको लास्ट में देखते हैं, रीपर को, यू शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप ही लोग बताएंगे, क्योंकि द फंक्शन ऑफ ग्रेडर इज, फंक्शन ऑफ ग्रेडर इज, ये क्वेश्चन क्लास में हुआ रखा है। द फंक्शन ऑफ ग्रेडर, बुलडोजिंग, साइड कास्टिंग, लेवलिंग, रोड मेकिंग, फिफ्थ ऑल ऑफ द ऑप्शंस। क्या ग्रेडर का लेवलिंग? बनवारी लाल जी, आपका बनवारी लाल जी ने क्लास तो अटेंड किया। बनवारी लाल जी, आपका गलत है, आंसर गलत है, थर्ड नहीं होगा। संजय कुमार तिवारी, फिफ्थ, बिल्कुल इट इज द राइट आंसर, ग्रेडर। ग्रेडर का काम हमने उसी समय देखा है, डोजिंग, लेवलिंग और रोड मेकिंग। पार्था राय गुप्ता जी में पांचवा, फिफ्थ राइट आंसर है। अभी तक इनका मजहर जी का आंसर नहीं आया है। ठीक है, इसका जो एक्चुअल काम है ये वाला है, डोजिंग, लेवलिंग, रोड मेकिंग का। ठीक है, तो साइड कास्टिंग मतलब क्या होगा? जैसे मान लीजिए आपका ये रोड है, रोड में आपका मटेरियल गिरा हुआ है। ठीक है, या फिर रोड में आने जाने की वजह से, टिपर्स के आने जाने की वजह से वह कैसा उबड़ खाबड़ हो गया है। तो ग्रेडर अपना जो उसका मेन ब्लेड होता है, उसको चलाते चलाते साइड कर देता है, तो इसे साइड कास्टिंग कर दिए। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? साइड कास्टिंग। ये देखिए, ये ग्रेडर है, बनवारी लाल जी, ये देखिए ये ग्रेडर है। ये ग्रेडर का ये वाला ब्लेड क्या कर रहा है? ये रोड को देखिए, यहाँ पास, यहाँ की आप रोड देखिए जहां मेरा पेन चल रहा है, यहाँ की, और यहाँ आगे की देखिए, तो इसे साइड कर दे रहा है, तो इसे हम साइड कास्टिंग कहते हैं, लेबलिंग करते हैं, लेवल करना कहते हैं। तो साइड कास्टिंग मतलब इस मटेरियल जो यहाँ पास था उसे साइड में ले जाके साइड, इसे साइड कास्टिंग हो गया। साइड कास्टिंग के साथ साथ वह जो ग्राउंड है, जो उबड़ खाबड़ था, वह देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए अप एंड डाउन है,
तो इसको लेवल कर दिया। ठीक है, ये देखिए इस जगह पे भी आपको दिखेगा ये वाला ब्लेड को, ये ग्रेडर का काम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है? दैट इज ऑल ऑफ द ऑप्शन, फिफ्थ इज द राइट आंसर। अब देखिए, रिपल्स आर क्लासिफाइड एज हिंज टाइप, पैरेललोग्राम टाइप, कॉम्पैक्ट टाइप, ट्रैक्टर टाइप, ऑल ऑफ द ऑप्शन। इसका फिफ्थ जो है राइट आंसर है रिपर्स। रिपर्स के बारे में इसमें आ जाइए, इसी को हम रिपर्स कहते हैं। ठीक है, रिपर्स के लिए कोई अलग मशीन नहीं होती, ये एक मशीन के साथ ही अटैच्ड होती है। ठीक है, रिपर्स का एक्चुअल जो मीनिंग है उसको कह वो क्या है? रिपर्स का एक्चुअल मीनिंग होता है आपका फाड़ना। ठीक ना, इसको, और जो इसका ये वाला पोर्शन है ना जो आगे निकला हुआ है, ये आगे में, इसे हम कहते हैं सैंक, SHANK की सैंक। ठीक है, इसमें एक मशीन आती है जिसमें पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सैंक होता है। आगे डायग्राम में दिखाऊंगा मैं आपको, एक सिंगल सैंक होता है, एक ऐसी मशीन आती है। तो ये जो आगे का पोर्शन इसको हम बोलते हैं सैंक, और ये डोजर के साथ में ही अटैच होता है। ठीक है, अभी आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये वाला पोर्शन, ये आगे वाला है ना, इसको हम कहते हैं सैंक। ठीक, ये प्लगिंग, जैसे आप खेत में प्लगिंग में है ना, खेती करते समय, ये देखिए ये सिंगल सैंक है, एक बड़ा सा दिया हुआ है, ये सिंगल सैंक लगा हुआ है, इसको हम सैंक बोलते हैं आगे वाले को, सैंक। और इसमें एक सैंक हो गया, ये प्लगिंग मतलब खेती में आप देखे होंगे कि खेती जब हम करते हैं तो मिट्टी को फाड़ते हुए आगे बढ़ता है ना, ये यही चीज है और कुछ नहीं। प्लगिंग के समय देख लीजिए, इसको कहेंगे रिपर इज नॉट ए सेपरेट मशीन। ये कोई रिपर जो है वह कोई सेपरेट मशीन नहीं है, मैंने स्टार्टिंग बता दिया। इट इज ए प्लग लाइक अटैचमेंट फिटेड टू द एंड रियर एंड ऑफ द डोजर और ट्रैक्टर टू रिप द ग्राउंड। क्या होता है कि जैसे कि प्लगिंग करते हैं, प्लगिंग लाइक अटैचमेंट होता है खेती में जो अपन यूज करते हैं, फिटेड टू द डोजर के एंड पर लगाया जाता है और ट्रैक्टर के एंड में भी लगाया जा सकता है, टू रिप द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड को रिप करने के। तो अपन माइंस में क्या करते हैं, जो आपका मान लीजिए कि कोयला है, सॉफ्ट है ना, लिग्नाइट वाला कोयला है, ठीक है, तो उससे अपन खोद देते हैं, बाद में उसे बकेट पेलोडर से उठा लिए। या फिर आपका ओबी है, ठीक है, सॉफ्ट ओबी है, तो उसे भी फाड़ने का काम इस मशीन से कर सकते हैं। ठीक है, इन न्यू केंद्रा ओपन कास्ट ईसीएल इन द 80s, देखिए कब यूज हो रहा था, 80s, ओबी रिमूवल एंड कोल एक्सट्रैक्शन वेयर डन बाय यूजिंग स्क्रैपर एंड रिपर डोजर। ठीक है, स्क्रैपर और रिपर के द्वारा ईसीएल में, ओपन कास्ट में, माइंस में 80s में ये काम किया जाता रहा, ओबी रिमूवल का और कोल एक्सट्रैक्शन का। ठीक है, महानदी कोलफील्ड, ए नंबर ऑफ रिपर्स डोजर्स आर बीइंग यूज्ड फॉर लूजिंग ओबी which is loaded by surface miner। ठीक है, महानदी कोलफील्ड में रिपर डोजर का उपयोग किया जाता है, क्यों करते हैं कि हम ओबी जो अपना ओवरबर्डन है उसे लूज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर सरफेस माइनर चला देते हैं, तो सरफेस माइनर उस कोयले को और ज्यादा चूरा करके लो अपन क्या करते हैं, साइड में लोड करते हुए चलता है ट्रक में। ठीक है, पहले रिपर और डोजर से उसे सॉफ्ट कर दिए, उसके बाद सरफेस माइनर के द्वारा उसमें ट्रक और टिपर्स में लोड करवा दिया जाता है। यही काम है आपका रिपर्स का। ठीक है, तो ये हिंज टाइप, पैरेललोग्राम टाइप, इम्पैक्ट टाइप, ये सारे ही प्रकार के होते हैं, ट्रैक्टर में भी बांधा जाता है इसे। चलिए, ये आपका 3 क्वेश्चन और बच गए हैं। द ऑब्सक्योर फिजिकल चेंज इन द रोप ड्यू टू रिपीट एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस। क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो प्रॉपर्टी है जो कि रोप की चेंज होती है, क्यों फिजिकल चेंज होता है, व्हाट इज द फिजिकल चेंज इन द रोप
ड्यू टू रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस। जब आप किसी भी रोप में, मान लीजिए आपका रोप है, इस रोप में आप लगातार स्ट्रेस डाल रहे हैं, ठीक है, रिपीटेड स्ट्रेस डाल रहे हैं लगातार, ठीक है, रेगुलर पीरियड पर, तो स्ट्रेस में तो इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज होगा? PHY फिजिकल चेंज उस रोप में आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो उसमें वियर टियर होने का चांस रहेगा, कोरोजन हो जाएगा, फैटिग हो जाएगा, डिफॉर्मेशन मुड़ जाएगा, कि नन ऑफ द ऑप्शन। तो थ्री, फैटिग, इसका क्या मतलब है? थर्ड इज द राइट आंसर है, दिया हुआ है आपका। लेकिन फैटिग का मतलब क्या होता है? फैटिग का मतलब ये होता है, फैटिग मींस व्हेन द इंडिविजुअल वायर लूज देयर एबिलिटी टू बेंड। क्या होता है कि जो आपका रोप होता है वह सिंगल वायर से मिलकर बना होता है, तो लगातार इसमें स्ट्रेस पड़ने के कारण जो उसकी बेंडिंग प्रॉपर्टी है वह खत्म हो जाती है, तो हम उसे फैटिग कहते हैं, ठीक है। जब किसी भी मटेरियल की या किसी भी मान लीजिए रोप का जब बेंडिंग प्रॉपर्टी जो है वो खत्म होने लग जाए तो उसे हम फैटिग कहते हैं। तो जनरली ये क्यों होता है कि जब हम रिपीटिव मोड पर किसी भी बॉडी पर स्ट्रेस डालते हैं, प्रेशर या फोर्स डालते हैं, तो वहां पास उसकी बेंडिंग प्रॉपर्टी खत्म होने लगती है, जिसे नाम दिया गया है खत्म होने को फैटिग, ठीक है। तो क्या फिजिकल चेंज होंगे? फैटिग। आप देखे होंगे कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ने के कारण पहले स्टार्टिंग में वायर मुड़ता है, ठीक है, उसके बाद जब आप मोड़ेंगे तो टूट जाएगा, डायरेक्ट डिफॉर्म हो जाएगा, लेकिन मुड़ेगा नहीं, ठीक है। डिफॉर्मेशन तो बाद में हो रहा, पहला फिजिकल, पहले क्या बोल रहा है? एनी ऑब्स्क्यूर फिजिकल चेंज इन द रोप ड्यू टू रिपीटेड। तो हम डिफॉर्मेशन भी डाल सकते हैं, लेकिन डिफॉर्मेशन से पहले क्या होगा? फैटिग, वो बेंड होना कम हो जाएगा। पहले क्या था, पूरा का पूरा तरीके से बेंड होता रहा, फिर हल्का सा आप घूमेंगे, जैसे आप देखे होंगे कि काफी पुराना जो आप वायर रोप जो हॉलेज रास्ता उस्ता पे अगर आप गए होंगे तो वहां पास आप देखेंगे कि जो रोप का उपयोग होता है ना, तो जनरली जैसे कि 3.5 साल में तो हम वाइंडिंग का रोप चेंज कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो उसमें जो रोप उपयोग हुआ रहता है तो कई बार हॉलेज में हम उपयोग में लाते हैं, जनरली माइंस में होता है। तो उस रोप को जब आप मोड़ेंगे ना, उसका सिंगल वायर निकला हुआ रहता है, तो आप जब मोड़ेंगे तो टूटने लग जाता है काफी दिन के बाद, ठीक है। और वही जब आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो उसमें इतनी अच्छी प्रॉपर्टी रहती है कि टूटेगा नहीं, बकायदा मुड़ता है। तो फैटिग। नेक्स्ट है आपका, हाइड्रोलिक कपलिंग बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। ये आपका ना एक्चुअल में ये क्वेश्चन कोई सेकंड क्लास या ओवरऑल मैनिंग सरदार के लिए नहीं है, ये है आपका नॉर्मल। हाइड्रोलिक कपलिंग बिलोंग्स टू फॉलोइंग, किस कैटेगरी में आता है? पावर को एब्जॉर्ब करता है, पावर को डेवलप करता है, एनर्जी ट्रांसफर करता है, कि एनर्जी को पैदा करता है, जनरेट करता है, कि कोई भी ऑप्शन नहीं। तो देखिए जहां भी आपका ये शब्द आ गया ना, हाइड्रोलिक, देखिए आप जब कार में क्या होता है, कार में आप यहाँ पास अपना ब्रेक पैडल दबाते हैं, पैर रखते हैं, और जाके जो आपका चक्का होता है, व्हील होता है, ठीक है, ये जो व्हील होता है, इस व्हील में जाकर के ब्रेक लगता है। इसमें ब्रेक क्यों लगता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पास आपका ये पूरा का पूरा क्या है? हाइड्रोलिक फ्लूइड है। क्या है इसमें? फ्लूइड है। तो आप ब्रेक यहाँ लगा रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, यहाँ पास जाके, यहाँ पास क्या लगा रहता है दोनों तरफ से? आपका ये ब्रेक शूज लगा रहता है, ब्रेक शूज जो है व्हील को दबा देता है और ब्रेक लग जाता है। तो ये जो फ्लूइड घुसा हुआ रहता है अंदर में, तो क्या हो रहा है, आप ब्रेक तो यहाँ लगा रहे, पावर यहाँ लगा रहे, लेकिन यूज यहाँ हो रहा, तो क्या कर रहे हैं ये? पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है। तो ना ही हाइड्रोलिक, जब भी आपका देखिए कपलिंग बाद में, देखिए ये शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा चीज, नो, क्या बोल रहे हैं इसमें? मुझे बनवारी लाल जी ने थर्ड ऑप्शन बोला है, एनर्जी ट्रांसमिशन, बिल्कुल। बनवारी लाल जी का आंसर सही है, थर्ड इज द राइट आंसर। तो क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा बाय द यूज ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड,
ठीक है, तो जब भी हाइड्रोलिक कपलिंग या किसी भी होता है तो ये शब्द से समझ जाइए कि इसमें एनर्जी ट्रांसफर मशीन है। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर मशीन, तो ये ट्रांसफर, ना ही वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ना ही वो पैदा करता है, जनरेट करता है या डेवलप करता है, ये दोनों ही चीजें गलत है। एनर्जी इज ओनली ट्रांसफॉर्म। ठीक है, हाइड्रोलिक, तो इसका थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है रिकैपिंग के संदर्भ में। पहला, excessive stress are set up in the wire of ropes close to cables। बिल्कुल ये बात सही है। जो जहां पास आप सबसे ज्यादा स्ट्रेस कहाँ पास होगा, जहां पास आपका रिलायंस कैपल जुड़ा हुआ रहता है, जहां पास हम कैपिंग करते हैं, वहां पास एक्सेसिव स्ट्रेस होता है रोप्स में। इसीलिए हम आगे का पोर्शन को कट करते हैं, कितना करते हैं, 3 मीटर, ये सॉरी 2 मीटर, 2 मीटर हम कट करते हैं रिकैपिंग के लिए, और उसे कट करके लेबोरेटरी भेजते हैं। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेस आर सेटअप इन रोप ड्यू टू एसिलरेशन और रिटार्डेशन, ये भी सही है। उसमें टेंसाइल स्ट्रेस होता है क्योंकि एसिलरेट और रिटार्डेशन के कारण। टॉर्सनल स्ट्रेस आर सेटअप इन द रोप ड्यू टू एसिलरेशन रिटार्डेशन, ये भी सही है। टॉर्सनल स्ट्रेस क्या होता है कि एक होता है टेंशन जो नीचे नीचे की ओर पड़ता है टेंशन लोड के कारण। ठीक है, टॉर्सनल स्ट्रेस क्या होता है कि जब आप ड्रम पर रोप को बांधते हैं तो घुमावदार टॉर्जन, देखिए घुमा, ये क्या हो, घूम घूम के फिर आप लोड दे रहे हैं तो वह नीचे की ओर टेंशन पड़ रहा, फिर उसे टॉर्जनल मतलब घूमने की वजह से रोप को, जब आप एक सिरे को पकड़ के दूसरे पकड़ के घुमा करके ड्रम पे बाइंडिंग करते हैं, उस समय जो फोर्स सहना पड़ रहा है उसे हम बोलते हैं टॉर्जनल स्ट्रेस। ठीक है, तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो ऑल ऑफ द ऑप्शंस, तो ये चारों ही ऑप्शन सही हो गए, तो नन ऑफ द ऑप्शन, इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा। ठीक है, तो नन ऑफ द ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन, कोई भी इसमें जो आप ऑप्शन है वह रॉन्ग नहीं है, इसलिए सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए नन ऑफ द ऑप्शन, कोई भी इसमें जो ऑप्शन है वह फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है। तो इसलिए देखिए, पढ़ाई का आपका ऐसा होना चाहिए, देखिए जनरली आप लोग कोई भी ना नन ऑफ दीज नहीं मारते हैं, इसका मतलब कि आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन बोला जाए तो भरोसा नहीं है, जिसे हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो आपके अंदर इस बात का भरोसा होना चाहिए कि आप नन ऑफ दिस को भी मार सके, सारे ऑप्शंस को वो ये कर सके। ठीक है, जनरली लोगों को मैंने देखा है, जो भी स्टूडेंट्स इससे पहले माइनिंग सेलर ओवरमैन के भी थे, तो उनके ऊपर ये भरोसा ही नहीं था उनको कि पढ़ाई पर इतना, या तो अंदर डीपली नहीं घुसते हैं या किसी कारणवश, तो भरोसा रख के काम करिए। ठीक है, खुद पर भरोसा होना चाहिए, तभी आप नन ऑफ दिस वाला ऑप्शन मार सकते हैं। चलिए, आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है।